एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक पूरी प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें सारी पोस्ट के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कितनी सैलरी है, क्या उसकी जॉब प्रोफाइल है, क्या उसके प्रमोशंस के चांसेस होते हैं और क्या उसके अंदर सारी डिटेल जो होती है वो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। आपको जैसा पता है कि देखिए कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऐसे ही कुछ भी प्रोफाइल डाल देते हैं कि भैया मैंने ये पोस्ट प्रेफरेंस डाल दी, बाद में उन्हें वो जॉब पसंद ही नहीं आती और फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि उस जॉब के अंदर है क्या, तब तक हम कैसे पोस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लगभग 13 ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट ली हैं जो लोगों को लगता है कि हाँ उन्हें जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ठीक है, अगर देखिए अगर बात करूं तो यह किसके अंडर आती है, यह आती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है आपका। ठीक है, उसके अंदर आती है और वन ऑफ द बेस्ट जॉब है ये सीजीएल के अंदर। और इसमें आप सीधे सीधे जो कैग होता है उसके अंडर काम करते हैं, कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल होते हैं सीधे उसके अंडर काम करते हैं। ठीक है, और जो उसकी सैलरी है वो सीजीएल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैलरी आपको ऑडिटर ऑफिसर में मिलती है। ठीक है, इन हैंड बता रहा हूँ आपको, जो आपके हाथ में आती है लगभग 64,000 रुपीज़ आपकी इन हैंड सैलरी है। जॉब प्रोफाइल है वो गैजेट ऑफिसर है। ठीक है, देखिए कोई भी पोस्ट आपको सीधे गैजेट ऑफिसर नहीं बनाती, मतलब आपके पास कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देती, पर ये एक ऐसी एक लौती पोस्ट है जो आपको सीधे डिसीजन मेकिंग पावर देती है। ठीक है, ये करता है क्या है, देखिए ऑडिट करता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कुछ पीएसयूज़ को। पीएसयूज़ क्या है, देखिए पीएसयूज़ अगर जैसे आपका जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे भेल हुआ आपका, आईओसीएल हुआ, रिफाइनरीज वगैरह हुआ, उनको ऑडिट करती है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि सेंट्रल डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मैं सीधे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ऑडिट करती है। ठीक है, ये आपकी जो पोस्ट है। अगर प्रमोशन की बात करूँ तो देखिए प्रमोशन इसमें जो सबसे पहला प्रमोशन होता है वो 7 से 10 साल में होता है। ठीक है, ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे। जो दूसरा होता है वो होता है सीनियर ऑडिट ऑफिसर, वो होता है 3 साल में। और जो उसके बाद होता है डिप्टी ऑडिटर जनरल, वो होता है आपका 5 साल में। ठीक है, तो पहला जो प्रमोशन होता है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, बाकी फिर जो बाकी दो हैं वो जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है देखिए वो है हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, आपसे सीएसएस की जॉब भी कह सकते हैं कि भाई हमें सीएसएस में, केंद्र सचिवालय में जॉब मिल रही है। ठीक है, और ये वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको परमानेंट दिल्ली में ही रहना है, लाइफ टाइम कहीं और जाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है जितने भी आपके केंद्र के ऑफिसर्स होते हैं उस पर आपकी पोस्टिंग होती है और वो सारे दिल्ली में होते हैं। ठीक है, आपको इन हैंड सैलरी 53,000 रुपये मिलती है, 53,000 इन हैंड आपके आती है हाथ में। ठीक है, एज लिमिट इसकी 30 है। ठीक है, और इसमें फास्ट जॉइनिंग प्रोसेस होता है, मतलब अगर जैसे आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट के अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर आ जाएगा और आपकी पोस्टिंग शुरू लग जाएगी और आपके हाथ में सैलरी आने लगेगी। तो बहुत फास्ट जॉइनिंग पेपर होता है। ठीक है, इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो मेनली क्लरिकल और ऑफिस वर्क होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई फील्ड वर्क कुछ नहीं मिलता, सीधे क्लरिकल ऑफिस की तरह नोट्स बनाना। ठीक है, आपको जितना भी आपका प्रेजेंटेशन तैयार करना, लेटर्स लिखना, जो भी आपका ऑफिस वर्क होता है वो आपका इसमें होता है। ठीक है, इसकी जो प्रमोशंस है वो भी बहुत फास्ट हैं। जैसे अगर देखिए पहले बात करूँ तो अभी आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, तो सेक्शन ऑफिसर आप बन जाएंगे 4 साल में। ठीक है, सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनेंगे उसके बाद अगले 5 साल में, और अंडर सेक्रेटरी बनेंगे आप 10 साल में, मतलब 5 साल ही और 5 साल ही है। ठीक है, और 4 साल, टोटल 14 साल में आप अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे। उसके बाद आता है आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर एट सीबीईसी। ठीक है, सीबीईसी क्या है आपका, सीबीईसी आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ठीक है, उसके अंदर एग्जामिनर की देखिए
कई बार कुछ लोग इसे सेकंड प्रेफरेंस डालते हैं और नहीं तो कुछ लोग इसमें ज़्यादातर आपका मेन प्रेफरेंस भी एग्जामिनर की भरते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो जॉब है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसकी जो सैलरी है वो 52,000 अराउंड हमें मिलती है इन हैंड, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ में देखिए इसमें हमें काम करने को मिलता है, जितने भी पोर्ट्स हैं आपके विशाखापट्टनम, कोची, चेन्नई, मुंबई, गोवा, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की जॉब प्रोफाइल होती है, पहली सेंसिटिव, दूसरी आपकी होती है नॉन सेंसिटिव। देखिए सेंसिटिव में क्या होता है कि आपको जितने भी पोर्ट्स में जो भी आ रहा है चीज़ें, सामान वगैरह आ रही हैं, ठीक है, उसका जो भी आपको टैक्स वगैरह लग रहा है या फिर जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं उसको हमें देखना पड़ता है, ठीक है। साथ साथ इसमें जो स्मगलिंग होती है हम वो भी रोकने का काम एक तरह से करते हैं। और नॉन सेंसिटिव जो होता है आपका, वो बिल्कुल आपका ऑफिस वर्क होता है, जैसा आपका CSS वगैरह में होता है, बिल्कुल ऑफिस वर्क टाइप आपका ये, मतलब टेबल जॉब है आपकी ये, ठीक है। उसके बाद है आपका जो आता है वो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। देखिए ये वन ऑफ द फेमस पोस्ट है SSC CGL के अंदर। सबसे ज़्यादा जितने भी टॉपर होते हैं वो सबसे पहले इनकम टैक्स को प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल जॉब है ये, लोगों को सबसे ज़्यादा जल्दी याद रहता है, लोग आपको जल्दी जल्दी पहचानते हैं, ठीक है। जैसे आपकी कहीं जॉब लग गई तो आप किसी बोलेंगे मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ, तो वो अलग ही एक स्टेटस बढ़ जाता है इस जॉब को पाने से, ठीक है। इसकी जो सैलरी है वो लगभग 51,000 अराउंड जाती है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल इसकी असेसमेंट होता है और नॉन असेसमेंट होता है, ठीक है। असेसमेंट की बात करूँ, देखिए इनकम टैक्स में असेसमेंट का मतलब होता है जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं, ठीक है, आपके जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करता है ये कि उन सबको मतलब उनका हिसाब लगाना, पर्सनल वाइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन वाइज या फिर बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रांचेस होती हैं या फिर कंपनीज होती हैं उनके टैक्स असेसमेंट करना है, ठीक है। और नॉन असेसमेंट के लिए जब मतलब देखिए जब वो रेट्स पड़ती है, आपने देखा होगा इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, नॉन असेसमेंट टीम के अंदर वो काम आते हैं जो रेट्स वगैरह डालते हैं वो, ठीक है। और जो इसका प्रमोशन होता है देखिए वो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, गैजेट ऑफिसर बन जाता है, ठीक है, 5 से 6 साल में। फिर आपका असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं आप लगभग 5 से 6 साल के बाद और 10 साल बाद, ठीक है। और डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं आप उसके भी 6 साल बाद, ठीक है। और उसके 1 मिनट से ज़्यादा आगे निकल गया, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सब इंस्पेक्टर एट CBI, ठीक है। देखिए ये मेरे को जो लगता है स्पेशली कि अगर किसी को पुलिस में जाना था पर वो पुलिस में नहीं गया तो उसे CBI में जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट पावरफुल पोस्ट है किसी भी CGL के एग्ज़ाम में और पोस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पावर हमें इसी में मिलती है, ठीक है। आप CBI के अंदर सब इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, एक मतलब पुलिस भी एक से ऊपर ही होते हैं कि मान लीजिए। और जो सैलरी होती है वो लगभग 44,000 होती है, पर ये भी 13 मंथ की होती है, 12 मंथ की नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको 44,000 जो मिलता है ना वो मंथली वाइज तो मिलता है, ठीक है, पर इसको जैसे आप अगर ईयरली लेंगे तो जो आपको पूरा मिलेगा वो 13 मंथ के हिसाब से मिलता है, ठीक है। जैसे अगर आपकी सैलरी बढ़ी भी तो वो 13 मंथ के हिसाब से बढ़ेगी, मतलब आपका ये मान लीजिए CBI में जो भी आपका 1 ईयर माना जाता है वो 13 मंथ का माना जाता है, ठीक है। मंथली आपको सैलरी मिलेगी पर 13 मंथ के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो जॉब प्रोफाइल है वो आपकी मोस्ट पावरफुल पोस्ट है, ठीक है। 32 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है इसमें, ठीक है। 32 वीक्स की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको फिजिकल कराते हैं, आपको बंदूक चलाना वगैरह भी चल सिखाते हैं, वो सब कुछ आपको सिखाते हैं। और इसके लिए हमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में वगैरह में चाहिए होते हैं, ऐसे फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें भी कुछ चाहिए होते हैं, वो नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और जो इसकी ट्रेनिंग होती है वो गाज़ियाबाद में होती है, CBI एकेडमी गाज़ियाबाद में है, वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती है। पोस्टिंग जो होती है ज़्यादातर वो कैपिटल सिटीज़ में होती है, क्योंकि जो CBI के ऑफिसेज हैं वो सिर्फ कैपिटल सिटीज़ में होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सिटीज़ में नहीं होते, तो इन्वायरमेंट भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। और जो प्रमोशन होता है वो होता है 5 to 6 ईयर्स में हो जाता है, ठीक है, इंस्पेक्टर बन जाते हैं आप। उसके बाद आप DSP बन जाएंगे उसके अगले 10 साल बाद, और ASP एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप बन जाएंगे उसके 10 साल बाद, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पोस्ट जो आती है वो आती है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। इसमें जो सैलरी है वो है आपकी लगभग 51,000 रुपये, 51,000, ठीक है। जॉब प्रोफाइल जो है वो है टैक्स असेसमेंट। देखिए अब इनकम टैक्स और इस टैक्स में दोनों में थोड़ा सा अंतर है,
इसमें क्या अंतर है कि वहाँ वो आपका ओवरऑल टैक्स निकाल रहा था, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो भी टैक्स लगता है वो। यहाँ पर वो उससे बात कर रहा है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे सर्विस टैक्स वगैरह जो हो गया आपका, ठीक है, वैट वगैरह हो गया, इन सब की जो असेसमेंट होती है वो इस जॉब में होती है, ठीक है। एक तरह से ये समझ सकते हैं आप, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। और जो उसकी पोस्टिंग भी होती है मेजर सिटीज़ में होती है, ज़्यादा बड़ी सिटीज़ में नहीं होती है, ठीक है, छोटी छोटी सिटीज़ में नहीं होती है, और ज़्यादा पोस्टिंग भी इसमें चेंज नहीं होती है क्योंकि मेजर सिटीज़ बहुत कम होती हैं पूरे इंडिया में। इसकी कंपलसरी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, इसमें आपको पुलिस की तरह एक यूनिफॉर्म मिलती है जिसको हमें पहनना पड़ता है, कंपलसरी होती है वो। अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपके लिए ये पोस्ट एकदम बेहतर है, बढ़िया है, ठीक है। और जो प्रमोशन की बात करूँ तो सुपरिटेंडेंट पुलिस जो आपका है वो लगभग 8 साल में आप बन जाएंगे, और असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसके 8 साल बाद आप बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है असिस्टेंट इन रेलवे। देखिए अगर आप रेलवे में काम करना चाहते हैं और रेलवे की मिनिस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये जॉब सबसे बेहतरीन है। आपकी जो सैलरी होगी 52,000 अराउंड होगी, ठीक है, और जो जॉब प्रोफाइल भी होगी वो ऑफिस जॉब होगी, आपके कहीं ट्रेन में घूमना नहीं है, सीधे आपको एक ऑफिस मिलेगा, उसमें बैठ के आपको काम करना होता है, क्लरिकल जॉब है इसकी, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखिए आपको पोस्टिंग कैसे मिलती है, एक फिक्स लगभग 13 जोन से हमारे, ठीक है, उससे इंडिया बटा हुआ, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, ठीक है, ऐसे अलग अलग तरह से हमारा जो रेलवे का जोन है वो बटे हुए हैं। हम जब पोस्टिंग लेने जा रहे होते हैं उसी वक्त हमसे प्रेफरेंस पूछा जाता है कि आप कौन से जोन में जाना चाहते हैं। बाई चांस मान लीजिए आप वेस्ट जोन में जाना तो चाहते हैं या फिर नॉर्थ में जाना चाहते हैं, तो ठीक है, अगर जिस आप जोन में जाएंगे आपको वहीं फिक्स कर दिया जाएगा, और बाद में आपकी जो जॉब है वो वहीं रहेगी लाइफ टाइम, ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये है आपका पोस्टिंग एरियाज़, ठीक है। अगर प्रमोशन की बात करूँ तो सेक्शन ऑफिसर आप बन जाएंगे अगले 5 साल बाद, ठीक है, और सीनियर सेक्शन ऑफिसर आप बन जाएंगे उसके 8 साल बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, पहले से स्टैटिकल ऑफिसर भी जाना जाता था, ठीक है, अब इसमें जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। और देखिए अगर बात करूँ इसकी अगर सैलरी की तो वो लगभग 43,000 होती है, ठीक है। और जो जॉब प्रोफाइल होती है वो बिल्कुल ऑफिस वर्क होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है ये कंडक्टिंग सर्वे करते हैं, अलग अलग जाके अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्शन वो हुआ सेक्टर उसके सर्वे करेंगे, ठीक है, और वो सर्वे का क्या करेंगे एक एवरेज मीन निकालेंगे और फिर वो गवर्नमेंट को देते हैं, जिससे गवर्नमेंट एक प्लानिंग करती है हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या सेक्टर के बारे में। तो अगर ये पोस्ट अगर आपके पास है तो ये मान लीजिए कि सरकार आपके बलबूते चल रही है, क्योंकि अगर आप अपनी सर्वे करके उन्हें नहीं देंगे तो वो कोई भी आगे की फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके जो प्रमोशन की अगर बात करूँ तो सीनियर सेक्शन ऑफिसर आप बन जाते हैं 5 साल में, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर आप बन जाएंगे 8 साल में, ठीक है, और डिप्टी डायरेक्टर आप बन जाएंगे 9 साल में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फुट आपकी आती है वो आती है आपकी डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक है। अब देखिए डिविजनल अकाउंटेंट और आपको जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है दोनों में अंतर है, दोनों कैग के अंदर काम करते हैं पर दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अब अंतर क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब जो इसका अंतर ये है कि जो इसकी सैलरी होती है पहले तो ये 44,000 होती है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल जो है इसकी ऑफिस वर्क है, ठीक है, और इसमें क्या है आपको स्टेट्स में भेजते हैं, ठीक है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आपको स्टेट्स में भेजती है और आप जो कोई सैलरी मिलती है वो स्टेट गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है। जो आप वर्क करते हैं ऑडिट करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को करते हैं, ठीक है। तो ये तरह अंतर है। और पर आप जो एम्प्लॉय होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और सैलरी आपको कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर इसमें इतना अंतर है ऑडिट ऑफिसर में और डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर में कि वहाँ पर क्या था आप गवर्नमेंट को ऑडिट कर रहे थे, यहाँ पर आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसकी अगर प्रमोशन की बात करूँ देखिए डी ऑफिसर की जो ग्रेड होती है वो 2 से 7 साल की होती है, ठीक है। जो ग्रेड 2 की पोस्ट होती है उसका जो प्रमोशन होता है पहले ग्रेड 2 के डी ऑफिसर बन जाएंगे तो वो 7 साल में बन जाएंगे, और ग्रेड 1 के जो आप ऑफिसर बनेंगे डी ऑफिसर वो आप 8 साल बाद बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है असिस्टेंट इन MEA। देखिए अगर किसी का विदेश जाने का अगर आपका मन है तो ये जॉब उसी के लिए है, ये पोस्ट उसी के लिए है, ठीक है। कई लोगों का होता है कि यार मुझे फ़ॉरेन में रहना है, फ़ॉरेन में जॉब करनी है, तो ये उसके लिए, ठीक है। देखिए अगर बात करूँ इंडिया की, अगर इसमें आप लग जाते हो और इंडिया में हैं आप तो आपकी सैलरी अराउंड 54,000 होगी। पर अगर बाई चांस आपको फ़ॉरेन चले जाते हैं, आपको फ़ॉरेन लैंग्वेज आती है और उसके बदले आप फ़ॉरेन चले जाते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख या तो 1,50,000 रुपीज़ आपकी फ़ॉरेन में
होगी सैलरी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो आपका प्रमोशन होगा वो 5 साल में ही हो जाएगा डी की पोस्ट में। ठीक है, असिस्टेंट एओ बन जाएंगे आप, और अंडर सेक्रेटरी आप उसके 8 साल बाद बन जाएंगे। ठीक है, और अगर इसमें क्या होता है, आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है कि यार मैं कौन सी सीख रहा हूँ, उस हिसाब से आपका जगह और पोस्ट मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कि इसमें आप क्या करते हैं, जितने भी आईएफएस ऑफिसर होते हैं आप उसके अंडर सेक्रेटरी बन के काम करते हैं। ठीक है, वो आता है तो आप उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर। देखिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करूं तो जो उसकी आप इसको कस्टम ऑफिसर भी कह सकते हैं, जो आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह पे कस्टम ऑफिसर होते हैं, तो इनको आप वो भी कह सकते हैं। इसकी जो सैलरी होती है वो अराउंड 54,000 होती है इन हैंड। ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या है, कस्टम डिपार्टमेंट की इसकी जॉब होती है प्रोफाइल, और वाइट ड्रेस इसको मिलती है, जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे रहते हैं। ठीक है, इसकी पोस्टिंग जो होती है वो लगभग कोस्टल सिटीज़ में होती है। साथ ही साथ जो एयरपोर्ट्स है बड़े बड़े, ठीक है, वहाँ भी आपकी हो जाती है। नॉर्मली आपकी कोस्टल एरियाज में होती है क्योंकि वहाँ शिप्स बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, प्रमोशन की बात करते तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स बन जाते हैं 9 साल में, थोड़ी लंबी पोस्टिंग है। और असिस्टेंट कमिश्नर आप बन जाएंगे उसके 8 साल बाद। ठीक है, उसके बाद आती है सब इंस्पेक्टर एट एनआईए। देखिए, अगर किसी को एडवेंचर चाहिए, रिस्क चाहिए, तो उसके लिए ये जॉब बेस्ट है। ठीक है, 4200 इन हैंड इसमें सैलरी मिलती है, कम 42,000 सॉरी, कम सैलरी मिलती है बाकी अब सबके मुकाबले, पर पावर इसमें होती भी और नहीं भी होती है। ठीक है, क्योंकि हम किसी को कह नहीं सकते यार हम एनआईए में जॉब करते हैं। ठीक है, मतलब पावर नहीं दिखा सकते उसे। ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती इसकी, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, और इनकी सेपरेट कोर्ट होती है, मतलब ये केस बनाते हैं और उनकी खुद की कोर्ट में सबमिट करते हैं। ठीक है, और वहीं के हिसाब से उस क्रिमिनल को सज़ा मिल जाती है। और नॉर्मली ये क्या करता है, जितने भी नेशनल इश्यूज़ होते हैं क्राइम से रिलेटेड, उस पर ये रिसर्च केस पे एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं ना, उनके ऊपर एनआईए वर्क करता है। ठीक है, तो इसका जो प्रमोशन है वो पहला वो लगभग 10 साल बाद आपको मिलेगा इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, और ठीक है डीएसपी बन जाएंगे आप उसके 8 साल बाद। उसके बाद आपका आता है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता है, ब्लैक मनी के बारे में काम करता है। जो ब्लैक मनी वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट, या मनी लॉन्ड्रिंग होती है उनके अगेंस्ट ये काम करता है। ठीक है, सैलरी जो होती है इनकी अराउंड 54,000 होती है इसकी इन हैंड। ठीक है, और जो प्रमोशन होता है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पे होता है 6 साल बाद। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे होता है उसके 8 साल बाद, और डिप्टी डायरेक्टर बन जाते हैं उसके 8 साल बाद। ठीक है, तो ये भी अच्छी जॉब है। देखिए, अगर किसी को पैसे वगैरह से थोड़ा कैश से उलझना है तो ये उसके लिए बिल्कुल सही जॉब है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट पोस्टेज जो मुझे लगा कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। मैंने लगभग सारी पोस्ट ले ली। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो लोग प्रेफर करते हैं पहले, ठीक है, मैंने आपको उन सब की डिटेल्स भी बता दी। तो अब आप सोचिए कि आपको कौन सी जॉब में जाना है, कौन सी पोस्ट पे जाना है सबसे ज़्यादा, उसको पहले प्रेफर करिए। और ठीक है, और उसके बाद उन प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब हमें क्या क्या चाहिए और हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या क्या ड्रीम्स हैं, ठीक है, वो देखिए, उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस रखिए कि हमें कहाँ पर जाना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी डाल दिया। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस बनाऊँ। देखिए, जो मेल फिट्स हैं जिनको एडवेंचर चाहिए उनके लिए मैं एक अलग प्रेफरेंस की वीडियो बना दूंगा, फीमेल्स के लिए अलग एक ही वीडियो में बता दूंगा आपको फीमेल्स के लिए क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, मेल्स के लिए क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। साथ ही साथ सबकी अलग अलग, जो जैसे कोई पढ़ाकू बच्चा है, ठीक है, जो फिजिकल जितना इसका अच्छा नहीं है, उससे कौन सी पोस्ट प्रेफर करनी चाहिए। जिसका फिजिकल अच्छा है और जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे क्या प्रेफरेंस रखनी चाहिए, मैं ये सब एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।